सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सेल व बैटरी के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे थे, तो आज हम कुछ और प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस सेल के लिए विद्युत रासायनिक क्रिया रिवर्सेबल नहीं होती। ठीक है, तो हमें पता है कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल। ठीक है, जो प्राइमरी सेल होते हैं उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। ठीक है, पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। ठीक है, उन्हें एक बार काम में लेने के बाद दोबारा पुनः काम में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, और जो सेकेंडरी सेल होते हैं उन्हें एक बार काम में लेने के बाद पुनः आवेशित किया जा सकता है, उन्हें बार बार चार्ज व डिस्चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो किस प्रकार के सेल के लिए विद्युत रासायनिक क्रिया रिवर्सिबल नहीं होती, मतलब कि कौन से सेल में पुनः आवेशन की क्रिया संभव नहीं है, तो वह कौन सा सेल होगा, वह होगा प्राइमरी सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल में जितने भी सेल होते हैं उनमें पुनः आवेशित की क्रिया संभव नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, केवल प्राइमरी सेल। जो सेकेंडरी सेल होता है उनमें पुनः आवेशन की क्रिया रिवर्सेबल की प्रक्रिया संभव है। ठीक है, जैसे लेड एसिड बैटरी को एक बार आवेशित करने के बाद उपयोग में लेने के बाद उसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, जब n संख्या के सेलों को जिनका आंतरिक रेजिस्टेंस R ओम है, तो आंतरिक प्रतिरोध को यहाँ पर किससे हम दर्शाएंगे, स्मॉल r के द्वारा दर्शाएंगे, और EMF E वोल्ट है। ठीक है, सीरीज में जुड़े हैं, किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। एक बाहरी रेजिस्टेंस R ओम से बाहरी लोड में R ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है, से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। धारा ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। ठीक है, n संख्या के सेल की हमें कोई जितने भी सेल हैं उन्हें किससे दर्शाना है, n के द्वारा दर्शाना है। उन प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, R ओम होगा, और प्रत्येक सेल का वोल्टेज E वोल्ट होगा। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं, और एक बाहरी रेजिस्टेंस R ओम के द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। धारा ज्ञात करने का श्रेणी क्रम में सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में धारा के मान को ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा I बराबर n गुणा E, सेलों की संख्या गुणा वोल्टेज बटे बाहरी लोड का रेजिस्टेंस प्लस आंतरिक सेल का प्रतिरोध। ठीक है, क्या होगा, n गुणा E बटे R प्लस आंतरिक सेलों का प्रतिरोध। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन। I बराबर n गुणा E बटे R प्लस n गुणा R। यहाँ पर n क्या है, सेलों की संख्या, E क्या है यहाँ पर प्रत्येक सेल का वोल्टेज, R कैपिटल R क्या है यहाँ पर बाहरी रेजिस्टेंस, और स्मॉल r क्या है यहाँ पर सेल का आंतरिक रेजिस्टेंस। ठीक है, और यही सेल अगर समांतर क्रम में जुड़े होते, किस क्रम में जुड़े होते, समांतर क्रम में जुड़े हुए होते, तो फॉर्मूला कौन सा होता, I बराबर E बटे R प्लस R बटे n। ठीक है, बी ऑप्शन कौन से क्रम का होगा, समांतर क्रम का, और हमें यहाँ पर कौन से क्रम का आंसर पूछा गया है, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो धारा ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, I बराबर n गुणा E बटे R प्लस n गुणा R। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस कारणवश सेलों को सीरीज में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा क्या होगी, धारा होगी समान, धारा समान, तो धारा का मान क्या क्या मिलेगा, कम मिलेगा। वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, इसलिए वोल्टेज का मान क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। तो सीरीज क्रम में, श्रेणी क्रम में सेलों को क्यों जोड़ा जाता है,
सीरीज में इसलिए जोड़ा जाता है कि आउटपुट में अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को किस क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, वोल्टेज आउटपुट अधिक प्राप्त करने के लिए सेलों को सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, सेकेंडरी सेल जो सामान्यतः उपयोग किया जाता है। जो सेकेंडरी सेल होते हैं वो निकिल आयरन सेल होते हैं, निकिल कैडमियम सेल होते हैं और लेड एसिड सेल होते हैं। जो लेक्रांसी सेल होता है वो कौन सा सेल होता है, प्राथमिक सेल होता है। ठीक है, और ये तीनों कौन से सेल हैं, द्वितीयक यानी सेकेंडरी सेल है। तो जो सर्वाधिक उपयोग होने वाला सेकेंडरी सेल कौन सा है, वो है लेड एसिड सेल, जो सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, वो कौन सा सेल है, लेड एसिड सेल है। और लेड एसिड सेल की फुल चार्ज में वोल्टेज कितनी होती है, 2.2 वोल्ट, जो सेकेंडरी सेल में सर्वाधिक वोल्टेज होती है। और इसका कार्यकाल भी कितना होता है, 2 से 5 वर्ष के मध्य होता है। और यह सर्वाधिक उपयोग होने वाला सेल है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस रूप में ऊर्जा लेड एसिड बैटरी को चार्ज करती है। ठीक है, जब हम लेड एसिड बैटरी को चार्ज लगाते हैं तो विद्युत ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, किस रूप में ऊर्जा लेड एसिड बैटरी को चार्ज करती है। तो हम बैटरी को जब भी चार्ज लगाते हैं, विद्युत सप्लाई से जोड़ते हैं या फिर विद्युत ऊर्जा उसे देते हैं, तो वह विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो एक लेड एसिड बैटरी को जब चार्ज किया जाता है तो वह किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, हमारा यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा, रासायनिक ऊर्जा। अगला हमारा क्वेश्चन है, धन प्लेट क्या बन जाएगी यदि बैटरी को चार्ज करें। जो लेड एसिड बैटरी होती है हमारी, जो वह फुल चार्ज है, क्या है, फुल चार्ज है। ठीक है, तब बैटरी की पॉजिटिव प्लेट, कौन सी प्लेट, पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार की प्लेटें होती हैं। यहाँ पर बात किस प्लेट की हुई है, पॉजिटिव प्लेट की। तो वह पूर्ण चार्ज की स्थिति में पॉजिटिव प्लेट किस पदार्थ की बन जाएगी, तो वह बन जाएगी PbO2 की, मतलब कि लेड पर ऑक्साइड की पॉजिटिव प्लेट बन जाएगी। और ऋणात्मक प्लेट किसकी बनेगी, Pb की बनेगी, मतलब कि स्पंजी लेड की। किसकी बनेगी, स्पंजी लेड की बनेगी। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Pb होता है। और धनात्मक प्लेट किसकी बनेगी, PbO2 की, लेड पर ऑक्साइड की। ठीक है, और जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो दोनों ही प्लेट किसकी बनेगी, PbSO4, मतलब कि लेड सल्फेट की बन जाएगी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होता है। ठीक है, जो एक गैसिंग होता किस में है, जो सेकेंडरी सेल होता है उनमें लेड एसिड बैटरी में गैसिंग की प्रक्रिया संपन्न होती है। किस में संपन्न होती है, सेकेंडरी सेल में लेड एसिड बैटरी में गैसिंग की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब ये गैसिंग होता क्या है, जब भी हम किसी बैटरी को चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के समय जो गैसें बाहर निकलती है, चार्जिंग के समय बैटरी का वोल्टेज बढ़ता है। जो इलेक्ट्रोलाइट में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनके द्वारा जो हानिकारक गैसें बाहर निकलती है, तो वह क्या प्रक्रिया कहलाती है, लेड एसिड बैटरी में गैसिंग प्रक्रिया कहलाती है।
तो यह प्रक्रिया कब होगी? लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में गैसिंग प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, कैसे लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है? जो एक लेड एसिड बैटरी होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट को कैसे तैयार किया जाता है? तो इलेक्ट्रोलाइट के तैयार करने में एसिड प्लस जल का उपयोग किया जाता है। एसिड प्लस जल का उपयोग किया जाता है। एसिड में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे? H2SO4 का उपयोग किया जाता है। H2SO4 प्लस जल का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोलाइट को तैयार कैसे करेंगे? तो हमें हमेशा कैसे तैयार करना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलना चाहिए। जो ये एसिड होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तनुगंधक अम्ल होता है, इसे किस में मिलाना चाहिए? जल के अंदर मिलाना चाहिए, न कि जल को H2SO4 में मिलाना चाहिए। अगर हम जल को H2SO4 में मिलाएंगे तो इससे रासायनिक क्रिया उत्पन्न होगी और इससे एक जहरीली गैस बाहर निकलेगी, वो हमारी आँखों के लिए क्या होगी? नुकसानदायक होगी या हानिकारक होती है। ठीक है, इसलिए हमेशा ही इलेक्ट्रोलाइट तैयार करते समय सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर तैयार करना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन, सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर इलेक्ट्रोलाइट तैयार करना चाहिए। ठीक है, और इसका अनुपात कितना होता है? 3:1। इसमें 3 क्या है? 3 भाग तो पानी है और 1 भाग क्या है? H2SO4। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, बैटरी की दोनों प्लेट क्या बन जाती है यदि बैटरी डिस्चार्ज हो? एक लेड एसिड बैटरी की यहाँ पर बात हो रही है, तो उसमें पॉजिटिव और धनात्मक दो प्रकार की प्लेटें होती हैं। ठीक है, यहाँ पर किस स्थिति में बात हो रही है? जब बैटरी डिस्चार्ज हो तो दोनों ही प्लेटें किसकी बनेगी? PbSO4 की बन जाती है, मतलब कि लेड सल्फेट की दोनों ही प्लेट डिस्चार्ज की स्थिति में बन जाती है। ठीक है, और अगर बैटरी चार्ज हो तो धनात्मक प्लेट किसकी बनेगी? PbO2 की, और ऋणात्मक प्लेट किसकी बनेगी? Pb की बनेगी। ठीक है, हमारे यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन, लेड सल्फेट। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस कारणवश लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर उपयोग किए जाते हैं? कि लेड एसिड बैटरी में दो प्लेटों के मध्य जो धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटें होती हैं उनके मध्य सेपरेटर या अचालक पदार्थ क्यों लगाया जाता है? जो सेपरेटर होता है वो अचालक पदार्थ ही होता है। ठीक है, वो पीवीसी का हो सकता है, रबड़ का हो सकता है, किसी भी अचालक एस्बेस्टस या एबोनाइट का भी उपयोग किया जा सकता है। तो सेपरेटर लगाने का उद्देश्य दो धनात्मक प्लेटों के मध्य किस लिए सेपरेटर को लगाया जाता है? तो किस लिए लगाया जाता है? आंतरिक शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए पॉजिटिव और धनात्मक दोनों प्लेटों के मध्य किसे लगाया जाता है? सेपरेटर को लगाया जाता है। अगर हम सेपरेटर नहीं लगाएंगे तो दोनों प्लेट आपस में क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी, जिससे धारा क्या चलेगी? अनंत चलेगी और बैटरी नष्ट हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन, आंतरिक शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए दो चालक प्लेटों के मध्य किसे स्थापित किया जाता है? सेपरेटर को स्थापित किया जाता है। यह सेपरेटर क्या होता है? एक अचालक पदार्थ होता है जिससे दोनों प्लेटों के मध्य क्या नहीं होता? शॉर्ट सर्किट नहीं होता। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या होता है जब लेड एसिड बैटरी पूर्णतः डिस्चार्ज हो? तो लेड एसिड बैटरी जब पूर्णतः डिस्चार्ज हो तो हम इस प्रश्न को ऑप्शन के हिसाब से करें
तो कैसे होगा कि ए ऑप्शन यहाँ पर क्या है कि दोनों एनोड और कैथोड PbSO4 की बन जाती है, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट किसकी बन जाएगी, PbSO4 की, लेड सल्फेट की बन जाती है। ये बात क्या है यहाँ पर सही है, ठीक है। और अगला ऑप्शन क्या है, तेजाब की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। जो एसिड होता है उसका आपेक्षिक घनत्व है, मतलब यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, यहाँ पर अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है। तो हमें पता है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसका अपेक्षित घनत्व भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लगभग 1180 या इससे कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन गलत होगा। और सी ऑप्शन क्या है, सभी सेलों की वोल्टेज बढ़ जाती है। तो जब एक बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वोल्टेज का मान भी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी गलत होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, ठीक है। तो दोनों ही प्लेट, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट किसकी बन जाएगी, लेड सल्फेट की बन जाएगी, PbSO4 की बन जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2.5 वोल्ट के 6 सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो कुल वोल्टेज का मान कितना होगा। ये जो 6 सेल श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, प्रत्येक की वोल्टेज कितनी है, 2.5 वोल्ट है, ठीक है। तो कुल वोल्टेज का मान कितना होगा, तो हमें पता है कि श्रेणी क्रम में कुल वोल्टेज सभी के योग के बराबर होती है, ठीक है, सभी के योग के बराबर होती है। तो कुल वोल्टेज का मान कैसे ज्ञात होगा, 2.5 इंटू 6 से गुणा करेंगे तो हमारा कुल वोल्टेज आ जाएगा। तो मान कितना आएगा, 25 का 150 होता है। यहाँ पर एक संख्या के बाद में पॉइंट है तो पॉइंट लग जाएगा 15.0 कि 25 का 150 होता है। तो यहाँ पर एक 25 में 2.5 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, 15 वोल्ट, ठीक है। 2.5 वोल्ट के 6 सेल श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कुल वोल्टेज का मान कितना होगा, 15 वोल्ट होगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सेल ईएमएफ प्रदान करने का एक स्रोत है जिसमें जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेल होते हैं, जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेल होते हैं उनमें क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा एकत्रित होती है और वह रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। मतलब कि जो सेल होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, वो किस प्रकार विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। तो एक सेल में किस प्रकार विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन, रासायनिक ऊर्जा एकत्रित रहती है उसे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। मतलब कि सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा इकट्ठी रहती है और वह रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन लेड एसिड बैटरी की एम्पीयर घंटे दक्षता दर्शाता है। तो लेड एसिड बैटरी की दक्षता किस में मापी जाती है, एम्पीयर घंटा और वाट घंटा में एक लेड एसिड बैटरी की दक्षता मापी जाती है, ठीक है। एम्पीयर घंटा दक्षता कितनी होती है लेड एसिड बैटरी की, 90 से 95%। और वाट घंटा दक्षता कितनी होती है, 80% से 85%, ठीक है। एम्पीयर घंटा दक्षता क्या होती है, ज़्यादा होती है, और वाट घंटा दक्षता क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन लेड एसिड बैटरी का अनुमानित कार्यकाल होता है। कि एक लेड एसिड बैटरी होती है वह लगभग कितने वर्ष तक कार्य कर सकती है। तो वह 2 से 5 वर्ष तक लगभग अनुमानन कार्य कर सकती है। अगर
उसे सही से काम में लिया जाए तो वह 2 से 5 वर्ष से भी अधिक तक उपयोग में ली जा सकती है। ठीक है, लेकिन लगभग कितने वर्ष तक काम में आ सकती है एक लेड एसिड बैटरी? 2 से 5 साल तक काम में ली जा सकती है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? 2 से 5 वर्ष तक लेड एसिड बैटरी का अनुमानित कार्यकाल होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में पानी तथा अम्ल का अनुपात कितना रखते हैं? तो मैंने पीछे भी बताया था कि एक लेड एसिड बैटरी में H2SO4 प्लस जल का अनुपात कितना होता है? 1:3 होता है। 3 इसमें क्या है? जल है, और एक भाग कौन सा है? H2SO4 का है। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार से अनुपात पूछा गया है? यहाँ पर पहले पानी है और फिर एसिड है। ठीक है, तो पानी का भाग कितना होगा? 3 होगा, और H2SO4 का भाग कितना होगा? 1 होगा। तो हमारा अनुपात कितना होगा? 3:1 होगा। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन, 3:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रति सेल वोल्टेज कितना होता है यदि बैटरी पूर्ण चार्ज हो? जो लेड एसिड बैटरी की बात हो रही है यहाँ पर, जब वह पूर्ण चार्ज है, फुल चार्ज है, तो बैटरी का वोल्टेज कितना होगा? 2.2 वोल्ट। और मीडियम चार्ज है तो 2 वोल्ट। अगर डिस्चार्ज है तो 1.8 वोल्ट या इससे कम भी बैटरी का वोल्टेज हो सकता है। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? 2.2 वोल्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि 100 एच क्षमता वाली बैटरी से 8 एम्पियर का करंट लिया जा रहा है तो वह लगभग कितने घंटे चलेगी? जो 100 एच की बैटरी है, 100 एम्पियर घंटा क्षमता की बैटरी है, उससे 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो यह 8 एम्पियर की धारा कितने घंटे तक प्रवाहित होगी? हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर? समय ज्ञात करना है। तो 100/8 से भाग देंगे तो हमारे पास मान आएगा 12.5 घंटे की, मतलब कि 8 जो 100 एच क्षमता की बैटरी है उससे 8 एम्पियर धारा प्रवाहित करेंगे तो वह 12.5 घंटे तक धारा प्रवाहित करेगी। ठीक है, उसमें 12.5 एम्पियर तक 8 एम्पियर धारा प्रवाहित करने की क्या है? क्षमता है। ठीक है, एक 100 एच की बैटरी 8 एम्पियर की धारा कितने घंटे तक प्रवाहित करेगी? 12.5 घंटे तक धारा प्रवाहित करेगी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, शुष्क सेल में ऋणात्मक छड़ किसके द्वारा बनी होती है? जो कैथोड छड़ होती है, जो प्राइमरी सेल होते हैं उनमें 2 प्रकार की छड़ें होती है, एक तो एनोड छड़ और एक होती है कैथोड छड़। तो यहाँ पर किस सेल की बात की गई है? शुष्क सेल की। शुष्क सेल की वोल्टेज कितनी होती है? 1.5 वोल्ट होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि शुष्क सेल की वोल्टेज कितनी होती है? 1.5 वोल्ट होती है। इसमें कैथोड छड़ के रूप में किस छड़ का उपयोग किया जाता है? तो कैथोड छड़ में जस्ते की छड़ का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार की छड़ का उपयोग किया जाता है? जस्ते की छड़ का उपयोग किया जाता है। और एनोड छड़ के रूप में कार्बन की छड़ का उपयोग किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन, जस्ते की छड़ का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल की वाट हावर वाट घंटा दक्षता कितने प्रतिशत के बीच होती है? तो वाट घंटा दक्षता होती है 80% से 85% तक होती है, और एम्पियर घंटा दक्षता 90 से 95% तक होती है। ठीक है, ये 2 प्रकार की दक्षता होती है एक लेड एसिड बैटरी की, वाट घंटा दक्षता और एम्पियर घंटा दक्षता। ठीक है, दोनों का मान अलग अलग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 6 सेलों को जिनमें से प्रत्येक ईएमएफ ई है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसका प्रभावी यानी कुल वोल्टेज कितनी होगी? मतलब कि 6 सेल हैं, प्रत्येक किस क्रम में जोड़े गए हैं? श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्येक सेल का वोल्टेज कितना है? ई वोल्ट है,
तो कुल वोल्टेज कितना होगा, हमें पता है कि कुल वोल्टेज सभी सेल के वोल्टेज की क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो कुल वोल्टेज हमारे पास कितना होगा, 6E होगा, कि जितना सेल का वोल्टेज है उससे गुणा करवा कर सभी सेल का वोल्टेज ज्ञात हो सकता है। हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, 6E। अगर यही बात समांतर क्रम में पूछी जाती तो सेल का वोल्टेज कितना होता, E होता, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, समांतर क्रम में हमारे पास ऑप्शन कौन सा ठीक होता, ए ऑप्शन। अगला हमारा क्वेश्चन है, लेड एसिड यानी सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या होती है। जो लेड एसिड बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी में ऋणात्मक प्लेट, कौन सी प्लेट, ऋणात्मक प्लेटों की संख्या क्या होती है, धनात्मक प्लेटों की संख्या से एक अधिक होती है। कितनी होती है, एक अधिक होती है। ठीक है, जो ऋणात्मक प्लेट होती है वो धनात्मक प्लेटों से एक अधिक होती है। ठीक है, अधिक करने का उद्देश्य क्या है कि जो धनात्मक प्लेट होती है वो दोनों तरफ से कार्य कर सके, इसलिए ऋणात्मक प्लेटों की संख्या क्या रखी जाती है, एक अधिक रखी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत अपघटन की विधि में मुक्त हुए या एकत्रित हुए पदार्थ का द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है। जो फेराडे का, किसका, फेराडे का विद्युत अपघटन का नियम है, विद्युत अपघटन का नियम है, वो क्या नियम है, जब किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है, कि किसी इलेक्ट्रोड पर रासायनिक पदार्थ का मुक्त हुए द्रव्यमान का, पदार्थ का द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है, धारा और समय के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, धारा व समय के समानुपाती होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, धारा व समय के समानुपाती। ठीक है, जो द्रव्यमान होता है m होता है, उसमें फेराडे के विद्युत अपघटन के नियमानुसार m समानुपाती I गुणा T होता है। ठीक है, जो द्रव्यमान होता है वह धारा और समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत अपघटन विधि में निक्षेपित द्रव्यमान m की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र उपयोग में लाया जाता है। कि m यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान, किसी पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान की गणना करने के लिए m बराबर सूत्र होता है हमारा z गुणा I गुणा T। क्या होता है, z गुणा I गुणा T। ठीक है, m यहाँ पर किया है द्रव्यमान, किसी पदार्थ का द्रव्यमान, z क्या है यहाँ पर, रासायनिक तुल्यांक। क्या है यहाँ पर, रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, I क्या यहाँ पर धारा है और T क्या यहाँ पर समय है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, m बराबर z गुणा I T। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, सरल वोल्टाइक सेल में उत्पन्न दोष का नाम क्या है, जो जिंक प्लेट पर अशुद्धि की उपस्थिति के कारण होता है। जो वोल्टाइक सेल होता है, वोल्टाइक सेल होता है, उसकी वोल्टेज कितनी होती है हमें पता होना चाहिए। उसकी वोल्टेज 1.08 वोल्ट होती है। और इस सेल का निर्माण सबसे पहले कब हुआ था, सबसे पहले हुआ था, किस सन में हुआ था, 1800 सन में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने वोल्टाइक सेल का निर्माण किया गया था। और इसमें दो छड़ होती हैं, कैथोड और एनोड। और कैथोड छड़ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, जिंक या जस्ते का उपयोग किया जाता है। और एनोड छड़ के रूप में किसका उपयोग करेंगे, तांबे का उपयोग करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो जो जिंक छड़ होती है उसमें अशुद्धि के कारण, जो जिंक की अशुद्धियाँ होती है उसके कारण
इस सेल में एक दोष उत्पन्न हो जाता है। उस दोष को क्या कहेंगे? स्थानीय क्रिया दोष के नाम से जाना जाता है। इस स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए क्या उपाय किया जाता है कि जिंक की छड़ पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? पारे की परत चढ़ाई जाती है, जिससे क्या हो जाता है? स्थानीय क्रिया दोष दूर हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।